हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मस्त क्राइम स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल में एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद है पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर रियल स्टोरीज सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अपनी आज की कहानी पर चलते हैं, एक और नई रियल स्टोरी पर। आज की कहानी बांग्लादेश की है और रियल स्टोरी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी ये कहानी। 1975 की बात है, 1975 की बात है, जब शेख मुजीबुर रहमान, जो उस वक्त बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, ढाका में उनके घर में घुसकर बांग्लादेश की सेना की एक टुकड़ी ने हमला किया। ढाका में 3 उनके अलग-अलग घरों में धावा बोलकर उस रात 8 लोगों की जान ली थी, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे, बहू, पोता और रिश्तेदार शामिल थे। कहते हैं इन सारी चीज़ों में कुल 1.5 घंटे लगे थे टोटल। 1975 की बात है, ये 15 अगस्त 1975। 49 साल बीत गए हैं। 49 साल के बाद 5 अगस्त 2024 वही ढाका और वही प्रधानमंत्री हाउस और उस प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थी शेख हसीना। सुबह का वक्त था। शेख हसीना के कुछ सलाहकारों ने बताया कि पूरे ढाका में आंदोलनकारियों का झुंड और भीड़ प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ कूच करने वाले हैं और आवामी लीग पार्टी के दफ्तर की तरफ भी लोगों की भीड़ बढ़ रही है और सभी लोग बहुत ही गुस्से में हैं। गुस्सा और हिंसा, इसकी खबर उन्हें पहले ही मालूम थी। एक दिन पहले 4 अगस्त को 100 लोगों की जान जा चुकी थी, जिसमें 19 पुलिस वाले थे और ढाका के साथ और तमाम जगहों से हिंसा की खबर आ रही थी। पूरा बांग्लादेश अब जल रहा था। लोग जबरदस्त गुस्से में थे। अब लोग आरक्षण को भूलकर शेख हसीना माफी मांगे, इस बात को भूलकर लोग बस यही चाहते थे कि बस शेख हसीना इस्तीफा दें। और जब इस बात की सारी जानकारी शेख हसीना को मिली और इधर बांग्लादेश सेना के चीफ कमरू समा का भी मैसेज आया कि मामला गंभीर है, आपकी जान को खतरा है और भीड़ इतनी है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। इधर भारत से भी मैसेज आ चुका था शेख हसीना के पास कि आप वहां से निकलिए, आपकी जान को खतरा हो सकता है वहां। आर्मी चीफ ने कहा कि हालात इससे पहले और बिगड़े और हम कुछ ना कर पाएं। भीड़ तेजी से आगे बढ़ रही है। आपके पास बस 40 मिनट हैं। इतनी देर में आप अपना जो भी जरूरी सामान है, जो भी कीमती सामान है, वो जल्दी समेट लीजिए। हम आपको यहाँ से ठीक सही सलामत देश से बाहर निकाल देंगे। आप जहाँ कहेंगी आपको वहीं लेकर जाया जाएगा। शेख हसीना ने अपने बच्चों से बात की, दोनों से। बांग्लादेश से दोनों ही बच्चे बाहर थे और बेटी तो दिल्ली में थी। दोनों बच्चों ने कहा कि आप वहां से निकलिए। अब शेख हसीना ने अपने बच्चों की बात मानी और अपना लिखित इस्तीफा दे दिया और कहा आर्मी चीफ कमरू समा से कि मुझे यहाँ से सही सलामत ले जाना आपका काम है। इसके बाद हेलीकॉप्टर और चॉपर को लाने ले जाने में और बाकी काम में पूरा 40 मिनट का समय लगा। उसके बाद शेख हसीना सेना के हेलीकॉप्टर और प्लेन से वहां बांग्लादेश को छोड़कर सीधे दिल्ली के करीब हेडन एयर बेस पर वो लैंड करती हैं। अब शेख हसीना अपना देश बांग्लादेश छोड़कर भारत में ही आ चुकी थी हिंसा की वजह से। अब शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर जाने के बाद आर्मी चीफ कमरू समा ने सीधा राष्ट्रपति से मुलाकात करी और राष्ट्रपति से गुजारिश करी कि बांग्लादेश की जेल में बंद खालिदा जिया को रिहा किया जाए। आर्मी चीफ ने खालिदा जिया को याद किया क्योंकि शायद वो इस हिंसा को रोक सकती हैं, जो कि करप्शन के मामले में जेल में बंद है और अब उन्हें रिहा किया जा रहा है। यही 2 बेगम हैं बांग्लादेश की, जिन्होंने पिछले 30 सालों से बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर रखा है, खालिदा जिया और शेख हसीना। और ये वो 2 बेगम हैं जिनमें कभी नहीं बनी। ये वो 2 बेगम हैं जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती हैं। ये वो 2 बेगम हैं जो सिर्फ राजनीतिक लड़ाई ही नहीं लड़ती, बल्कि इन दोनों बेगमों के बीच 2 कत्ल को लेकर एक अजीब ही दुश्मनी है। इन दोनों की दुश्मनी की कहानियां इतनी सारी हैं कि बांग्लादेश में इसको लेकर खूब बातें होती रहती हैं। कहते हैं कि अगर ये आम औरतें होती तो एक दूसरे के बाल नोच नोच कर लड़ती। ये कहा जाता है वहां पर। बहुत सारे किस्से हैं, पर एक किस्सा जो ज्यादा जाना जाता है, ज्यादा फेमस है वहां पर इनकी दुश्मनी को लेकर, वो बड़ा अजीब है। वो अजीब इसलिए है कि जो ये खालिदा जिया हैं बांग्लादेश की, वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर रही हैं। उनकी जो 10th के सर्टिफिकेट हैं
तो उस 10th के सर्टिफिकेट में इनके पैदा होने की जो तारीख है, खैर हमारे यहाँ भी है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी है, मतलब अभी तक कुछ चीज़ें अंग्रेज़ों की जो हैं, अंग्रेज़ों के समय की, अंग्रेज़ों के दी हुई, वो अभी तक चल रही हैं। 10th के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ होता है, वही सही डेट ऑफ बर्थ और वही रियल डेट ऑफ बर्थ माना जाता है। तो खालिदा जिया जो हैं, उनके 10th के सर्टिफिकेट में जो उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, 9 अगस्त है, और उनके जो शादी का सर्टिफिकेट है, उस पे उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5 सितंबर है, और इनके पासपोर्ट पर इनकी डेट ऑफ बर्थ 19 अगस्त, मतलब एक खालिदा जिया और उनकी तीन तीन डेट ऑफ बर्थ, मतलब स्कूल में 9 अगस्त और इनके पासपोर्ट पर 19 अगस्त और शादी कार्ड सर्टिफिकेट पर 5 सितंबर। अब खालिदा जिया एक और उनकी डेट ऑफ बर्थ 3। तो ये ही बात थी, यही कहानी है। अब असली कहानी शुरू हुई इस चौथे डेट ऑफ बर्थ से। वो कैसे? वो ऐसा हुआ कि जो ये नज़दीकी सर्कल के लोग हैं और जो वहाँ के मीडिया हैं, उन्होंने कहा कि एक रोज़ अचानक खालिदा जिया ने उन्हें बुलाया और कहा कि मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बदलती हूँ और मैं अपना जन्मदिन ना तो 9 अगस्त को मनाऊंगी और ना ही 19 अगस्त को मनाऊंगी और ना ही 5 सितंबर को मनाऊंगी। फिर लोगों ने पूछा कि फिर कब मनाएंगे आप अपना अपना जन्मदिन? तो खालिदा जिया ने कहा कि मैं अपना जन्मदिन अब 15 अगस्त को मनाऊंगी। 15 अगस्त कोई अजीब चीज तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे भी दुश्मनी थी। बात ये थी कि 15 अगस्त को बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, उनके जनक शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल हुआ था। शेख हसीना के वालिद, शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का 15 अगस्त 1975 को कत्ल हुआ था, और इसीलिए बांग्लादेश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपिता की मौत हुई थी, इसीलिए राष्ट्रीय शोक दिवस है। अब उसी 15 अगस्त को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जब थी खालिदा जिया, तो वो ऐलान करती हैं कि अब मैं अपना जन्मदिन 15 अगस्त को मनाऊंगी और 15 अगस्त को एक बड़ा सा केक काटूंगी। अब ये बात अजीब है कि राष्ट्रीय शोक दिवस, राष्ट्रपति का शोक दिवस, शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल 15 अगस्त को हुआ, और खालिदा जिया उनके पहले ही 3 जन्मदिन हैं। 9 अगस्त पहला जन्मदिन, 19 अगस्त को दूसरा जन्मदिन और 5 सितंबर को तीसरा जन्मदिन, और अब चौथा जन्मदिन 15 अगस्त को मनाने वाली ये बात आ गई कि अब मैं अपना असली बर्थडे जो मनाऊंगी वो 15 अगस्त को मनाऊंगी। और इस बात पर बहुत बवाल हुआ था, और वजह इसकी बस यही थी कि वो शेख हसीना को चिढ़ाना चाहती थी कि देखो, जिस दिन तुम्हारे पिता, तुम्हारे वालिद की मौत हुई, उसी तारीख को, उसी दिन मैं अपना बर्थडे मनाऊंगी, जश्न मनाऊंगी। क्योंकि इन दोनों बेगमों की दुश्मनी ही ऐसी थी कि एक ये मानती थी कि मेरे पति के कत्ल में इसका हाथ है, और एक बेगम ये मानती थी कि मेरे पिता के कत्ल में, मेरे वालिद के कत्ल में खालिदा जिया के जानकारों का हाथ है। और यही वजह है कि पिछले 30 सालों से इन दोनों बेगमों ने कभी भी एक दूसरे से प्यार से बात ही नहीं की। यहाँ तक कि एक बार एक अमेरिकी एक्स प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ढाका पहुंचे और एक पब्लिक फंक्शन में इन दोनों से मिले और इन दोनों को पकड़कर इन दोनों के हाथ मिलवाना चाहते थे, पर दोनों टस से मस नहीं हुई, क्योंकि बांग्लादेश, जिसकी आज़ादी की उम्र कुल 53 साल है, 53 साल है, जिसमें से 15 साल आर्मी ने हुकूमत की और बाकी 30 साल इन दोनों बेगमों के बीच सत्ता घूमती रही। 45 साल हो गए और 8 साल बाकी लोगों ने हुकूमत की। तो इन दोनों बेगमों की खूनी दुश्मनी की कहानी क्या है? तो इस कहानी की जड़ में 2 कत्ल हैं। एक कत्ल बांग्लादेश के पिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान, और दूसरा कत्ल खालिदा जिया के शौहर, पति जिया उर रहमान का। इन दोनों के कत्ल ने इन दोनों बेगमों के बीच में दुश्मनी बना रखी है, हमेशा ही। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन दोनों बेगमों के बीच हमेशा दुश्मनी ही रही। एक समय पर ये दोनों अच्छी दोस्त भी थीं। बात 80 के दशक की है। 1975 15 अगस्त को ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के घर में, तीनों घरों में घुसकर बांग्लादेश की आर्मी की एक टुकड़ी ने
उनका और उनके परिवार का कत्ल किया, तब मुजव्वर रहमान, उनकी पत्नी, बहू, 3 बेटे, कुल 8 लोगों की जान गई थी। लेकिन खुशकिस्मती से रहमान की दोनों बेटियां बांग्लादेश में थी ही नहीं, वो जर्मनी में थीं, क्योंकि शेख हसीना के जो शौहर हैं, जो पति हैं, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और वो वहीं रहते हैं जर्मनी में। तो इसलिए जान बच गई। और जब इन्हें इस बात की खबर मिली तो वो बांग्लादेश जाना चाहती थीं, पर वहाँ खतरा था, आर्मी कब्जा कर चुकी थी, तो खतरा ज़्यादा था। उनके सलाहकारों ने भी कहा मत जाओ। फिर उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। फिर दोनों बहनें भारत आईं और भारत में लाजपत नगर के एक इलाके में उन्हें खास एक घर में ठहराया गया। अगले 6 साल तक शेख हसीना दिल्ली में रहीं और बांग्लादेश में अब ये हो रहा था कि शेख मुजीबुर रहमान के बाद वहाँ के आर्मी चीफ जो थे, उनकी जगह पर अब जियाउर रहमान बांग्लादेश आर्मी के चीफ बन चुके थे और जियाउर रहमान की पत्नी का नाम खालिदा जिया। और उस वक्त के साथ जियाउर रहमान ने फिर एक बार तख्ता पलट किया और अब वो खुद बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन गए। इनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन 1981 25 मई की शायद तारीख थी, 25 मई 1981 आर्मी का एक तबका अब जियाउर रहमान के खिलाफ हो गया था। उसे ये लगता था कि शेख मुजीबुर रहमान का जिन लोगों ने कत्ल किया था, जिस आर्मी की टुकड़ी ने कत्ल किया था, वो जियाउर रहमान के करीबी थे, वो आर्मी के लोग। और दूसरा, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी, मुक्ति वाहिनी के लोगों ने, सब वो बाद में फिर आर्मी में भर्ती हुए थे। उन्हें लगता था कि जियाउर रहमान उन लोगों की ज़्यादा तरफदारी करता है जिन लोगों ने उस जंग में हिस्सा ही नहीं लिया था। और इसी वजह से आर्मी के कुछ सीनियर ऑफिसर भी जियाउर रहमान के खिलाफ हो गए थे, उसको पसंद नहीं करते थे। वो एक दौरे के लिए 25 मई 1981 को चटगांव गए, वहाँ के सर्किट हाउस में रुके। रात का वक्त था, आर्मी के लोगों के बीच साजिश हुई और जो उनकी सुरक्षा में लोग लगे थे, वो भी मिल गए गद्दारों से और फिर देर रात गोलियों से छलनी कर दिया गया जियाउर रहमान को। फिर एक बार वहाँ आर्मी की हुकूमत हो गई बांग्लादेश में, जियाउर रहमान का कत्ल हो गया। फिर उनके बाद जनरल इरशाद आ गए, उन्होंने कब्जा कर लिया और बाद में खुद ही प्रेसिडेंट बन गए। अब इधर खालिदा जिया जो जियाउर रहमान की बीवी थी, वो अब विधवा हो गई थी क्योंकि उनके पति की मौत हो गई। और अब इधर तख्ता भी पलट हो चुका है। लेकिन जियाउर रहमान ने एक पार्टी खड़ी करी थी। अब इस पार्टी की सर्वे सर्वा वही थी और वो राजनीति में उतर गई। तो इस राजनीति में आ गई तो अब राजनीति करें कैसे? आर्मी का रूल है, तो चुपचाप जो अपना जो भी कुछ कर सकती थी वो करती रहीं खालिदा जिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की वो सर्वे सर्वा थी खालिदा जिया। इधर बांग्लादेश से दूर शेख हसीना अपनी बहन और बेटी के साथ भारत में रह रही हैं, भारत के दिल्ली में रह रही हैं। उनके पिता की मौत को भी अब 6 साल हो गए थे। बांग्लादेश में भी सब ठीक हो चुका था और लोग भी अब डेमोक्रेसी चाहते थे, डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे बांग्लादेश के लोग। शेख हसीना को खबर मिली बांग्लादेश से कि अब आपको अपने देश वापस आना चाहिए, आपकी ज़रूरत है अब यहाँ। फिर शेख हसीना ने भी भारत को छोड़कर ढाका पहुँचने का फैसला किया और कहा कि चलो अब राजनीति में कदम रखते हैं। 1981 को शेख हसीना वापस अपने बांग्लादेश पहुंचती हैं और जाने के बाद उन्होंने लोकतंत्र के लिए एक मुहिम छेड़ दी कि ये तानाशाही बंद हो, आर्मी का कब्जा देश से खत्म हो, ये आर्मी रूल खत्म हो, जनरल इरशाद इस्तीफा दें। और ये पहली बार था जब शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों बेगम एक साथ आई थी और दोनों ही यही चाहती थी। और इन दोनों का दुश्मन भी एक था और दोनों चाहती थीं कि डेमोक्रेसी हो और दोनों ही अपनी अपनी पार्टी की सर्वे सर्वा थीं। एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की हेड खालिदा जिया और दूसरी आवामी लीग पार्टी की हेड शेख हसीना। दोनों ने मिलकर आंदोलन चलाया और दोनों बेगमों की ताकत ऐसी थी कि थर्रा उठा जनरल इरशाद और आखिर में उसे गद्दी छोड़नी पड़ी, उसने इस्तीफा दिया। उसके बाद बांग्लादेश में 1991 में पहली बार बांग्लादेश में चुनाव होता है
1991 में लोगों को लगा कि शेख हसीना जीत ही जाएंगी क्योंकि वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। पर इस चुनाव में जीत खालिदा जिया की होती है और बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री बनती हैं। प्राइम मिनिस्टर बनते ही दोनों बेगमों के ताल्लुक फिर से खराब होने शुरू हो गए। वो जो चाहती थीं वो तो हो गया, लेकिन सत्ता दोनों को चाहिए थी और दोनों अपनी अपनी पार्टी की हेड भी थीं और लड़ाई यहीं से शुरू हुई। और इसके बाद लड़ाई ऐसी हुई कि बात कत्ल तक पहुंची। फिर शेख हसीना कहती कि मेरे वालिद मेरे पिता शेख रहमान का मुजव्वुर रहमान के कत्ल में जिन लोगों ने कत्ल किया उसमें जिया और रहमान के करीबी को हाथ है। और इधर खालिदा जिया कहती कि मेरे पति जिया और रहमान के कत्ल में जो लोग शामिल थे वो सब शेख हसीना के करीबी थे। तो ये इल्ज़ाम चलता रहा। 1996 में दोबारा चुनाव होते हैं। 1996 में दोबारा चुनाव हुआ और इस बार खालिदा जिया हार गईं और एक नई बेगम बैठती हैं कुर्सी पर, वो थीं शेख हसीना। इसके बाद फिर से 2001 में चुनाव होता है, उसमें फिर से वही पुरानी बेगम वापस आती हैं, खालिदा जिया। मतलब एक-एक करके दोनों बेगम बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी और लास्ट बार जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी, तब से लेकर वो 15 सालों तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी रहीं, क्योंकि उनके सामने उनको टक्कर देने वाला कोई नहीं था। और कहते हैं कि वो इसीलिए 15 सालों तक प्राइम मिनिस्टर रहीं क्योंकि इसमें से 2 चुनाव में तो बीएनपी यानी खालिदा जिया ने चुनाव ही नहीं लड़ा और बाकी सभी पार्टियों ने भी बायकॉट कर दिया था खालिदा जिया की पार्टी का। और लगभग 280 में से 260 सीटें वो वैसे भी निकाल लेती हैं लास्ट लास्ट कहते हैं कि अभी जो चुनाव होना था, कहते हैं उसमें भी खालिदा जिया चुनाव जीत जाती, लेकिन कहा जाता है कि बदले की भावना के तहत पुरानी फाइलें खुली, करप्शन का इल्ज़ाम लगा और खालिदा जिया और उनके बेटे को जेल हो गई। वो अब चुनाव लड़ नहीं सकते थे। अब शेख हसीना के लिए रास्ता साफ था, मैदान साफ था और भारी बहुमत से जीत गईं बांग्लादेश की शेख हसीना। और बांग्लादेश में शेख हसीना ने काम भी बहुत अच्छे किए। बांग्लादेश को एक गरीब मुल्क से उठाकर उसे दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में ला दिया। अच्छी कर दी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था शेख हसीना ने। बांग्लादेश की ही नहीं, बांग्लादेश की ही डिक्टेटरशिप भी दिखाई उन्होंने। वहाँ की अदालतें, वहाँ की मीडिया, सब पर कंट्रोल। अब शेख हसीना तो निकल गईं, खालिदा जिया को रिहा करने का हुक्म दे दिया है राष्ट्रपति ने। आने वाले वक्त में क्या होगा? और अगर बांग्लादेश की राजनीति को देखें तो दो ही चेहरे हैं, दो ही बेगम हैं। एक बेगम अब गेम से बाहर हो चुकी हैं, बांग्लादेश से भी बाहर हैं। अब दूसरी बेगम निकली हैं, खालिदा जिया, जिनके हाथ में ताश का इक्का है। आने वाले वक्त में जो सरकार बने उसमें खालिदा जिया का बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन इस सरकार से किसको क्या फायदा, नुकसान होगा? तो सबसे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत भारत को है, यानी हम लोगों को है, क्योंकि इसकी जो वजह है वो बहुत सीधी सी है, सिंपल सी है। और क्या वजह है? वो ये है कि शेख मुजीबुर रहमान, आवामी लीग, उनकी पार्टी या शेख हसीना, ये लोग सेकुलर सोच वाले लोग थे। सेकुलर, हर धर्म के लोग, हर एक को आज़ादी, सब अपने हिसाब से जिएं। लेकिन जियाउर रहमान और खालिदा जिया, ये सब लोग कट्टरपंथी सोच वाले हैं, कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं ये सब। और पाकिस्तान में जितनी भी धार्मिक संगठन हैं जिन पर शेख हसीना ने बैन लगाया था, उन सब के बैन हटा दिए थे। जियाउर रहमान ने पहली बार ऐसा किया था। और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जियाउर रहमान और खालिदा जिया, इन दोनों के जो संबंध है, जो नज़दीकियाँ हैं, वो पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। खालिदा जिया की दोस्ती पाकिस्तान से है और शेख हसीना की दोस्ती भारत के साथ थी। तो अब गेम पलटेगा। अब वहाँ फिर से कट्टरपंथी ताकतें सिर उठाएंगी। संगठनों पर बैन लगाया गया था और कहते हैं कि जो तख्ता पलट हुआ है, जो शेख हसीना को निकलना पड़ा,
अपना देश छोड़कर, उसकी एक वजह ये भी है कि उन्होंने आरक्षण के साथ साथ उन्होंने जमात इस्लामी और इसके स्टूडेंट विंग पर बैन लगा दिया था और इन लोगों को एक आतंकवादी संगठन कहा था, रज़ाकार कहा था और इसका विरोध हुआ और कहते हैं कि इसके पीछे जमात इस्लामी और पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का भी हाथ है। तो चिंता की बात यही है कि शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर से आर्मी रूल का खतरा और दूसरी कट्टरपंथी ताकतों का फिर से सिर उठाना लग रहा है। ऐसा होगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। खालिदा जिया और उनकी पार्टी को अपनी ये कट्टरपंथी वाली सोच बदलनी चाहिए। सभी लोग देश में खुश रहें, आज़ादी से रहें, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। तो खालिदा जिया को ये सोच छोड़नी पड़ेगी और अपने देश, अपने बांग्लादेश को और आगे लेकर जाना चाहिए और आगे लेकर जाने की सोच रखनी चाहिए। अगर इस सब खेल के बाद वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो देखिए आगे क्या होता है। आगे जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। तो ये थी आज की कहानी बांग्लादेश की दोनों बेगमों की। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो इस मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि मैं इसी तरह की नई नई कहानियाँ, रियल स्टोरीज आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना और जाते जाते सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का भी ख्याल रखना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।